जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा टॉपिक गतिकी समीकरण। हम सबसे पहले जानेंगे गतिकीय समीकरण क्या होते हैं और गतिकीय समीकरण को किसने दिया। अगर बात की जाए तो गतिकीय समीकरण के जन्मदाता कौन है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर ये होगा कि न्यूटन साहब। अगर आपका ये आंसर है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर गतिकीय समीकरण की बात की जाए तो गतिकीय समीकरण को गैलीलियो ने दिया। किसने दिया है? गैलीलियो ने। गतिकीय समीकरण किसने दिए हैं? गैलीलियो ने दिए। अगर गतिकीय समीकरण की बात की जाए तो गतिकीय कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तीसरा बात किया जाए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर बात की जाए इसमें a क्या है, v क्या है, u क्या है और s क्या है, ये 4 टर्म्स हैं। t क्या है, तो हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे a क्या है? त्वरण है। क्या है? अगर त्वरण की बात की जाए तो कौन सा त्वरण है? अगर आपको कहीं भी a लिखा हुआ मिलता है तो वो सदैव त्वरण यानी रेखीय त्वरण की बात कर रहा है। अगर g मिलेगा तो समझ लेना ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। समझ में ये बात? तो एक त्वरण है। v की बात की जाए, v क्या है? अंतिम वेग है। अंतिम वेग यानी कोई वस्तु चली है और जहां तक चली है उसका लास्ट में वेग क्या रहा है, वो है। फिर u की बात की जाए तो u क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग जितने से वस्तु ने चलना स्टार्ट किया है। फिर s क्या है? दूरी है, इतनी दूरी तय की गई है। और क्या बचा हुआ है? t। t क्या है? समय। तो इन समीकरणों का यूज क्या है? तो इन समीकरण से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे बता दिया जाए कोई वस्तु है जो प्रारंभ में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 3 मिनट तक चलती है और उस 3 मिनट चलने के बाद उसका अंतिम वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उस वस्तु का टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब टाइम कितना लेगी इतनी दूरी कवर करने में। ऐसे ही इन पे पुट किया जाता है। और सबसे पहले क्या होता है, सभी की जो यूनिट होती है उसको हमें एक करना है। मीटर में है, एमकेएस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है, तो उसमें कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पहले चर्चा करते हैं एमकेएस पद्धति क्या होती है और सीजीएस पद्धति क्या होती है। एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस पद्धति क्या होती है? एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। एमकेएस मतलब होता है जब क्या होता है, मेन जो होते हैं 3 होते हैं। क्या? मास यानी किलोग्राम, ठीक, केजीज को बोलते हैं। सेकंड यानी समय, एम क्या होता है? मीटर यानी डिस्टेंस। मीटर को यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, किसमें? सेंटीमीटर में। किलोग्राम को ग्राम में और सेकंड ही रहता है। तो यही मतलब कि उसका बड़ा रूप है और ये इसका क्या है? छोटा रूप है। जो एमकेएस क्या होता है? बड़ा रूप होता है और सीजीएस एमकेएस का छोटा रूप होता है। हम कह सकते हैं कि इनका ये छोटा भाई है। समझ रहे हो? तो यानी जैसे जहां पर आप मीटर ले रहे हैं अगर एमकेएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है तो क्या लेना होगा? सेंटीमीटर। अब यहाँ किलोग्राम ले रहे हैं तो आपको सीजीएस पद्धति में क्या लेना है? ग्राम। सेकंड ले रहे हैं तो सेकंड ही रहेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। फिर आगे हम थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। एक इसका चौथा मात्रा समीकरण भी होता है। तो चौथा समीकरण जो है वो इन्हीं से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ यही 3 होते हैं जो कि हम ज्यादातर। तो आता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि चौथे सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, 5वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है? एसवें सेकंड में, हम क्या मान लेते हैं? एसवें सेकंड में तय की गई दूरी। क्या है? एसवें सेकंड में तय की गई दूरी। इसके लिए क्या हो जाएगा?
इसके लिए फार्मूला होता है u प्लस 1/2a इंटू 2t-1। अब यहाँ पे t क्या है, थोड़ा सा ये समझ में है, समीकरण समझ में है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। अगर यही समीकरण, ये तो किस पर है, रेखीय त्वरण पर है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए, यानी वस्तु को ऊपर या नीचे ले जाया जाए, ये कब होगा, आगे या पीछे लाने के लिए। जैसे कोई पटरी पे रेल चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो ये क्या होगा, तब ये समीकरण लगेंगे। अगर कोई वस्तु क्या की जाती है, ऊपर फेंकी जाती है या फिर नीचे फेंकी जाती है, जब ऊपर या नीचे फेंकी जाएगी तब ये फार्मूले नहीं लगेंगे। उसमें कौन से लगेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूले लगेंगे। कौन से होंगे उसमें थोड़ा सा देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही होते हैं। ये चीजें समझ में, ए त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, s दूरी है और t समय है। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा सा दूसरे। जब ऊपर या नीचे की बात की जाती है तो क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी। ठीक, ए यानी गुरुत्वीय रेखीय त्वरण की जगह पे हमको सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण रखना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। पहला ये हो जाएगा। अगर दूसरे की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s। अगर चौथे की बात की जाए, एस टी बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2 जी 2t-1। समझ में ये बात, ये चारों फार्मूले हैं। अगर रेखीय त्वरण की बात की जाती है तब ये फार्मूले, और जब गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाती है तब ये फार्मूले लगते हैं। समझ में ये बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा लिखो, अगर वस्तु प्रारंभ से चलना स्टार्ट करेगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। वस्तु जो है प्रारंभ से चलना स्टार्ट करती, शुरू करे तो क्या होगा, अगर वस्तु अंतिम अवस्था में रुक जाती है तब क्या हो। अगर वस्तु प्रारंभ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, चलना शुरू करती है, तो यानी हमेशा एक चीज जान लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि u का मान सदैव क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। जो समीकरण होंगे उसमें u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में ही बात। अगर दूसरा पॉइंट कह रहा, अगर वस्तु अंतिम अवस्था में रुक जाती है, यानी चलती है, बताया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से वस्तु चलती है और अंतिम अवस्था में रुक जाती है, तो यानी उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, वो सदैव 0 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। यानी v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस कंडीशन में u का मान 0 होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, v का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे गुरुत्वीय त्वरण में कैसे होगा, अगर यही चीजें ऊपर या नीचे ले जाई जाती हैं, तो अगर कहा जाए कि ऊपर से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी हो, वहां से वस्तु को छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, फ्रीली यानी स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी u का मान 0 होगा। अगर वस्तु को स्वतंत्र रूप से, तीसरा पॉइंट लिख लो, अगर वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो
u का मान क्या होगा, 0। समझ में आएगा, कोई दिक्कत? अगर इतना हो गया हो तो आगे लिखो क्वेश्चन। एक कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। एक घंटे में हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? क्वेश्चन आपका है एक कार का वेग क्या हो जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण। अगर हम आपसे बात करें तो गति के तीनों समीकरण देखो, तो एक बार आप गति के तीनों समीकरण को देखिए। देखने के बाद उसमें ये देखिए कि यानी इतने से इतना हो जाता है, तो यानी ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। इतना हो जाता है यानी अंतिम वेग ये हो जाएगा। यानी कि v दिया, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और ये एक घंटे में यानी t दिया हुआ है। स्मॉल t की बात कर लें, t दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर तीनों समीकरण में देखा जाए तो तीनों समीकरण को इसी वजह से लिखाया गया है, तो उसमें से केवल एक ही ऐसा समीकरण होगा जिसमें इन चारों में रिलेशन दिया हुआ हो। ठीक, केवल एक ही समीकरण होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। v बराबर u प्लस 80। v की वैल्यू यहां पे देखी जाए, v की वैल्यू क्या है, 40 है। u की वैल्यू क्या है, 30 है। a की वैल्यू क्या है, हमें ज्ञात करनी है। t की वैल्यू क्या है, 1 लिख। अगर इसको इस साइड भेज दें तो ये प्लस में इस साइड आया, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी 40 माइनस 30 इक्वल टू ए गुड़े 1 ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्या मात्रक क्या होगा, मात्रक बेटा सदैव यहीं से लिया जाएगा। तो अगर ऐसे हमने एमकेएस पद्धति में क्या लिखाया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड यहां पे नहीं होगा, यहां पे किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। ठीक, और एक चीज और बता दें, हो सकता है कि जो आपका आंसर दिया हो वो किलोमीटर में ना देके मीटर पर सेकंड में दिया हो, ये भी हो सकता है। तो एक चीज याद रखना कि जब आपको कभी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5, ये इधर चला जाएगा, मल्टीपल में होगा, 5 डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आई बात, ये फार्मूला मस्त है। ठीक, समझ में आई बात, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये है कि एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट
40 सेकंड में विस्थापन क्या होगा, और ये भी पूछ सकता है कि दूरी क्या है। विस्थापन और दूरी भी लिख लो। विस्थापन दूरी क्या होगी, आपको विस्थापन भी बताना है और दूरी बतानी है। तो चलो हम देखते हैं पहले 2 मिनट। अगर वो 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर चलता है, तो यानी अगर सपोज ये एक वृत्त है, ठीक, क्या है ये एक वृत्त है। अगर इस वृत्त में धावक चलना स्टार्ट करेगा तो यानी कुछ ना कुछ इसकी रेडियस रही होगी, क्योंकि वृत्त है तो उसकी रेडियस होगी। तो वो जो चलेगा तो सिर्फ यही चलेगा कि अंदर भी घूमेगा। जब वृत्त में चल रहा है तो यानी सिर्फ बाहर घूमेगा। तो बाहर घूमने का मतलब है कि ये टोटल क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। तो यानी जितनी ये परिधि होगी वो क्या होगी, उसकी दूरी होगी। यानी एक चक्कर में ये टोटल परिधि घूमता है, ठीक। तो एक चक्कर में घूमेगा तो टोटल कितना समय लेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में फिर 40 सेकंड। टोटल कितना उसको दौड़ाना है, 2 मिनट 20 सेकंड तक। अगर 2 मिनट 20 सेकंड में तक हम देखते हैं ये कहां तक पहुंचता है। अगर 1 मिनट की बात की जाए यानी 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी 2 मिनट में 20 60 120 सेकंड हो जाएंगे, और 20 प्लस और तो टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकंड। टोटल कितना दौड़ेगा, 140 सेकंड तक ये दौड़ता रहेगा। जब 140 सेकंड तक दौड़ता रहेगा तो पहला चक्कर लगाएगा 40 सेकंड, दूसरा लगाएगा 80, तीसरा लगाएगा 120। टोटल कितना हो गया, 2 मिनट कंप्लीट 120। फिर क्या पूरा तीसरा चक्कर लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, यानी सिर्फ 20 सेकंड ही तो बचे हुए हैं। तो अगर 40 सेकंड में पूरा घूमता है तो 20 सेकंड में कितना घूमेगा, आधा, पूरी तरीके से। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से चलेगा और सिर्फ यहीं तक आ पाएगा। बात समझ में। अगर मान लिया जाए कि ये आर है तो ये क्या होगी, रेडियस आर है, तो ये टोटल है क्या, इसका व्यास है। हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो व्यास की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। कितनी होती है, 2 गुनी होती है। रेडियस व्यास की 2 गुनी होती है। बहुत सही, व्यास रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक। अगर रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है तो व्यास उसका 2 गुना होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। रेडियस व्यास की 2 गुनी नहीं होती है। समझ में आई बात। तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जो रेडियस होती है वो व्यास का आधा होती है। समझ में आई बात। हाँ, तो आगे देखते हैं। समझ में आधी, यानी कि अगर ये आर है तो ये क्या होगी, ये भी आर हो जाएगी। तो यानी ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2r। अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2r डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हमने डिस्टेंस r लिया, रेडियस r ली है, तो कितनी कवर करेगा, 2r करेगा। समझ में ये बात, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अगर अब बात की जाए कि इसकी दूरी क्या होगी, दूरी, क्योंकि r भाई रेडियस है, बताया गया रेडियस r है, तो r कितना हो जाएगा, 2r। तो यानी पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। क्या विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन 2r। कोई दिक्कत। अब आती है बारी दूरी की। अच्छा ये बताओ, दूरी अगर चलेगा तो वो कैसे चलेगा, ऐसा ही तो मार्ग बनाएगा पूरा, ये घूमेगा पूरा। जब ऐसा घूमेगा तो यानी ये क्या कवर करेगा, सरकमफ्रेंस पूरी कवर करेगा। अगर एक चक्कर लगाता है तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस चलता है, इतनी डिस्टेंस चलता है, दूरी इतनी ही तो चलेगा, यहां से चलेगा फिर आएगा। तो ये क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो जो वृत्त होता है उसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। यानी जब एक चक्कर चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। कितने चक्कर लगा रहा है, टोटल देखा जाए तो 2 और 1 आधा और लगा रहा है, ठीक। 2 चक्कर पूरे लगा रहा है। तो जब एक बार चलेगा तो कितना चलेगा, 2πr। फिर जब दोबारा चलेगा फिर कितना चलेगा, फिर तो 2πr चलेगा। हमने क्या बताया, तो डिस्टेंस होती है वो जितना चलेगा टोटल वही उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम अंतर,
ठीक, तो अगर जैसे 2 चक्कर पूरे किए इसमें, अभी तो आधा चक्कर और लगा है ना, तो जब पूरा चक्कर ये 2πr चलता है तो आधे चक्कर में कितना चलेगा, πr, या फिर 2πr/2 कर लो, या फिर 1πr बोल सकते हो। तो अगर जोड़ा जाए 2πr, 2πr और 1πr तो टोटल कितना हो जाएगा। हाँ भाई कितने चक्कर लगाया था इसने, 3 चक्कर लगाए थे ना पूरे पूरे, 2 थोड़ी लगाया था। 2 मिनट 20 सेकेंड, 3 चक्कर पूरे लगे थे, फिर आधा बचा था, तो अभी तो 1 चक्कर और लगाएगा ना, तो प्लस 2πr। समझ में आई बात। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 मिनट है यानी 120 सेकेंड, तो 1 4 लगाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2πr, 2πr, 2πr और πr, टोटल कितना हो जाएगा 7πr। तो ये टोटल घोड़े द्वारा या धावक द्वारा चली गई टोटल क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होगा, 2πr। समझ में है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, तो आपको ये टोटल 4 क्वेश्चन के आंसर देने। पहला, 2 सेकंड की समाप्ति पर गेंद का वेग क्या होगा, 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, पृथ्वी पर टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा, और चौथा क्या है, गेंद पृथ्वी से में कितने समय टकराएगा, पृथ्वी से कितने समय में टकराएगा। सही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अगर जैसे एक पिंड है, ये पिंड है, ये छत है, सपोज इमारत है, इमारत की छत है, तो यहां से गिराया जाएगा, जब छोड़ा जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे अंतिम वेग भी पूछा गया है, अंतिम वेग क्या होगा, यहां से आने में कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। ये ऊंचाई क्या दी हुई है इसको, 19.6 मीटर। ठीक, ऊंचाई क्या दी हुई है, 19.6 मीटर ऊंचाई। अगर बात की जाए ऊंचाई की या फिर दूरी की, अगर जैसे वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो जितनी ऊंचाई से नीचे आएगी, दूरी क्या उससे ज्यादा या कम तय करेगी, उतनी ही तो दूरी तय करेगी। समझ में आ रही बात। तो ये h क्या है, एक प्रकार की दूरी ही है, जो ऊंचाई है वो क्या है, हमारी दूरी ही है। समझ में आई बात। तो इसको हम h भी लिख सकते हैं, इसको हम s भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूले में आप s की जगह पे h लिख सकते हैं, कब, जब ऊपर या नीचे की बात होगी तब। ठीक है, s भी सही है और h भी सही है, दोनों चीजें फिक्स है। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यानी 2 सेकंड की समाप्ति पर आपको क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, सॉरी प्रारंभिक वेग दिया हुआ, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जब वस्तु गिराई जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग सदैव क्या होता है, 0 होता है। अगर s की बात की जाए या फिर h की बात की जाए, ऊंचाई टोटल कितनी है दी हुई है, कोई दिक्कत है। अगर हमने कहा था, हमने ये चीज बताई है कि नहीं बताई, नहीं बताई, कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कितना होता है। देखो, जो रेखीय त्वरण का मान होता है वो बदलता रहता है, क्या होता है, बदलता रहता है, बट गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स होता है। ये आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा। इसका मान, जी का मान कहीं कहीं 10 भी लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। समझ में ही बात। तो जी का मान कितना होता है, 9.8। अभी हम जो लेके चलेंगे वो 9.8 ही लेके चलेंगे, और 10 क्यों लिया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो फिक्स हो गया, यानी हमें क्या पता है, यू पता है, जी पता है, 9.8, एस यानी दूरी टोटल पता है कितनी है, 19.6, और क्या पता है, वी आपको फाइंड करना है। अगर बात की जाए तो इसमें से कौन सा हम फार्मूला लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये दिया है तो ये वाला जिसमें एस होगा वही फार्मूला लगेगा, ये जरूरी नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें वो देखना है। समझ में ये बात। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको 2 फार्मूले से लगा सकते हैं। कौन सा, एक v² = u² +
2GH या फिर S, कुछ भी ले सकते हो, H भी ले सकते हो और S भी ले सकते हो। यहां से आपको G का वैल्यू पता है, ठीक। यहां पे आपको क्या पता है, U² का वैल्यू पता है। क्या आपको T की वैल्यू पता है? नहीं पता है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है T भी दिया हुआ, T क्या दिया हुआ, 2 सेकंड, तो T से भी बहुत जरूरी, समझ में आ रही बात। तो यानी T यानी कि कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें से ये तीनों वैल्यू दी हो तब। तो गति का पहला समीकरण आप लगाइए, V बराबर क्या होता है, U प्लस GT। क्या होता है, V बराबर U प्लस GT। एक चीज और याद रखना हमेशा, अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ठीक, हमने बताया था त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहां पर सदैव प्लस लगेगा। अगर वस्तु क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो यहां पे माइनस हो जाएगा। यही फार्मूले प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें ऋणात्मक त्वरण हुआ था, जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो माइनस का AT होगा, और इसमें क्या होता है, जब ऋणात्मक त्वरण लिया जाता है यानी गुरुत्वीय त्वरण के खिलाफ जाया जाता है। जैसे इधर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के खिलाफ ही तो जा रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से नीचे की ओर लग रहा है। जब नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो यानी उसके हम खिलाफ वर्क कर रहे हैं। जब उसके खिलाफ वर्क कर रहे हैं तो यानी हमें क्या लेना होगा, इसको ऋणात्मक लेना होगा। लेकिन ये अब भी ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है तो यानी गुरुत्वीय त्वरण के ही संपर्क में छोड़ा जा रहा है, जिस ओर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा उसी ओर छोड़ा जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस ही यहाँ पे लगेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। V की वैल्यू में फाइंड करनी, U की वैल्यू दी हुई है 0। हमने बताया था जब वस्तु स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है तो उसका G का मान क्या हो जाता है, 0। सॉरी, U का मान 0 होता है, G का मान क्या होगा 9.8, T का मान क्या है 2, तो V की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। 9 2 9 8 16, 6 9 2 18, 18 प्लस 1 90। इतने क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड होगी। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। समझ में आएगा, क्या हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कर रहे हैं, 2 सेकेंड में तय की गई दूरी आपको फाइंड करना है। जब भी दूरी फाइंड करनी हो तो हमेशा एक चीज याद रखना, समय दिया हो, अगर दूरी आपको फाइंड करनी हो तो हमेशा गति का द्वितीय समीकरण लगता है। क्यों लगता है ये भी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे समझते हैं। 2 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि T की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू ये दी हुई है, ये टोटल S की वैल्यू है बेटा, H टोटल है, तो हमें सिर्फ 2 सेकंड में ही फाइंड करना है कि 2 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय करें। तो समीकरण लगाते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ GT²। ये तो फार्मूला होता गति का द्वितीय समीकरण। अगर U की बात की जाए तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 9.8 होगा। T की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। यानी कि यहां से एक चीज और पता चलता है कि ये 2 सेकंड में टोटल दूरी कवर कर लेगी। कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है 9.6, हमने निकाला 2 सेकंड में दूरी, तो टोटल कितनी आ गई 9.6 मीटर ही आ गई। तो अगर पूछता है अगला क्वेश्चन क्या है कि गेंद पृथ्वी से कितने समय में टकराएगी, तो 2 सेकंड में पूरी दूरी कवर कर लिया इसने, तो कितने समय में टकराएगी, 2 सेकंड में टकराएगी। इसका भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत। अब बचा हुआ है ये क्वेश्चन, पृथ्वी पर टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा, पृथ्वी पर टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। आपको क्या क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम की बात की जाए तो हमने निकाल भी लिया है टाइम, अगर चाहें तो वो टाइम ले भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी V² इक्वल टू क्या होगा, U² प्लस 2GS, या S लें या फिर H लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में ही बात।
क्योंकि हमें v फाइंड करना है, u हमें पता है और s का मान पता है, s टोटल कितना है। तो अगर ये चीजें दी हो तो हमेशा गति का तीसरा समीकरण लगाना है, इसमें से कोई भी एक चीज गैप कर दी जाए तब। तो v फाइंड करना है, u का मान 0 प्लस 2, g की वैल्यू क्या है 9.8 है और s की वैल्यू क्या है दी हुई है टोटल, ठीक 9.6। तो v स्क्वायर की बात की जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8। 19.6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू दी होगी। तो जब हमें v की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, समझ में। फिर क्या होगा, v बराबर क्या हो जाएगा 2, इससे जोड़ा बनेगा एक बाहर, इससे जोड़ा बनेगा एक बाहर, ठीक। तो v का यानी क्या हो जाएगा 9.6। कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका 9.6 मीटर पर सेकंड। बात समझ में, कोई दिक्कत। अब हमें अंतिम वेग पता हो चुका है। अब हम आसानी से, हमने चौथा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसको भी हम गति के द्वितीय समीकरण से लगाएंगे। इसको भी लगाना है तो द्वितीय समीकरण से ही लगाएंगे। कितने समय में टकराएगी, हमें टाइम पीरियड पूरा पता करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सा समीकरण लगेगा इसमें, आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक। u की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 होगी t के साथ मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा। s की वैल्यू पता है, यहां से यहां तक आना तो क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 मल्टीपल 9.8 मल्टीपल टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं। समझ में ही बात। अगर बात की जाए इसकी, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, टी कितने समय में टकराएगी। तो टाइम पीरियड हमें टोटल पता करना है, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर हम बात करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 9.8 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.6 हो जाएगा। अगर इसका हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी, ये वस्तु क्या हो जाएगी पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से गति के समीकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा गति के जो समीकरण नहीं, अब हम इनके जो ग्राफ होते हैं उनको हम चेक करते हैं। इनके बीच बीच में ग्राफ भी बनता है, तो उससे जो ग्राफ बनता है हमसे उससे मतलब नहीं है, उसके उनके जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक। पहला ग्राफ है, 3 ग्राफ बनते हैं, एसटी ग्राफ है, यानी कि दूरी और समय के बीच ग्राफ, ठीक। समझ में ही बात, क्या दूरी और समय के बीच ग्राफ। दूसरा है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है, वेग और टाइम के बीच ग्राफ। समझ में आ रही बात। अगला एंड थर्ड और लास्ट है एटी ग्राफ। ए और टी के बीच कैसे ग्राफ बनता है ये चीज देखी गई है, ठीक। तो आपको जो क्वेश्चन सिर्फ याद करने हैं वो क्वेश्चन ये होंगे कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि एटी ग्राफ से क्या फाइंड होता है। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको चयनित करना है। समझ में ही बात। अगर बात की जाए तो जो एटी ग्राफ होता है, जो एटी ग्राफ क्या हमको शो कराता है, एरिया क्या फाइंड कराता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी।
एटी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एटी ग्राफ से क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हमको किससे मिलेगा? एटी ग्राफ से। अगर वीटी ग्राफ से बात की जाए तो वीटी ग्राफ से पहला मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण लिख सकते हो। और क्या मिलेगा? इसी ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? विस्थापन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? विस्थापन। विस्थापन मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अगला है एसटी ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? इससे आपको सिर्फ और सिर्फ वेग मिलेगा। क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बस यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, क्या पूछता है कि एसटी ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? ग्राफ, GRAPH, GRAPH, ये भी क्या होगा? GRAPH। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किससे ग्राफ मिलेगा और कैसे ये चीजें मिलती हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, एस टी क्या होता है? V बराबर S बाई टी होता है ना, तो यही जो होता है वेग के बराबर होता है। एस टी ग्राफ का मतलब है इन दोनों से क्या मिल सकता है, तो इन दोनों से क्या मिलेगा? V ही तो मिलेगा। अगर इससे बात की जाए तो इससे क्या मिल सकता है? त्वरण देखते कैसे मिलता? त्वरण बराबर क्या होता है? V बाई टी होता है, यही तो होता है। कोई दिक्कत? और क्या होता है? V है तो V से हमको और क्या मिल सकता है? V बराबर S बाई टी भी तो होता है। V की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख दें क्या? S बाई टी स्क्वायर। यहां से भी तो हम, अगर टाइम आपका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहां से विस्थापन भी आपको मिलेगा। फिर अगला है एटी ग्राफ से। एटी ग्राफ सिर्फ किसको शो करता है? एटी ग्राफ क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? V माइनस यू बाई टी, यानी कि ये क्या होता है? टोटल आपका ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बेटा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन ही तो कहलाता है। तो जब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। इसी तरीके से हमको पता चलता है कि क्या मिलेगा ग्राफ से। समझ में? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछेगा किससे मिलेगा, अगर बटे में है तो यानी ढाल से मिलेगा। अगर जैसे स्लोप, स्लोप मतलब समझती हो? टेन थीटा जिसको बोलते हैं। समझ में ही बात? अगर बटे में जैसे ए बराबर V माइनस यू बाई टी लिखा होता है, यानी इससे, इसके स्लोप से। अगर इसकी बात की जाए V बाई टी, यानी स्लोप से त्वरण मिलेगा। और S की बात की जाए, S यहां पे नहीं है ना, तो ये किससे मिलेगा? एरिया से मिलेगा। इसके एरिया से दूरी मिलेगी, क्योंकि ये मल्टीपल में आ जाएगा। फिर दूरी हमें निकालना है तो क्या होगा? मल्टीपल में आएगा। और एस टी ग्राफ से क्या मिलेगा? सिर्फ आपको वेग मिलेगा। क्या मिलेगा? वेग। कैसे मिलेगा? स्लोप से। समझ में ही बात? दूरी तो दी हुई है, दूरी मत निकालना इसमें। कोई दिक्कत यहां तक? आगे डालो न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। आज का वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।